और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो टोटल न्यूज का सबसे बड़ा सर्वे, और इस सर्वे में ईस्ट, साउथ और नॉर्थ तीनों ही एमसीडी का जो रुझान है वो हमने आपके सामने रख दिया। और तीनों एमसीडी के इस रुझान में एक बात जो साफ निकल कर आ रही है कि बीजेपी तीनों, जो हमारी इस रुझान के लिहाज से बात करें तो एक बार फिर से एमसीडी की जो सत्ता पर काबिज होती हुई टोटल न्यूज के सर्वे के इस रुझान के हिसाब से काबिज होती नजर आ रही है। अगर बात करें तो जो कांग्रेस है वो दूसरे पायदान पर, अगर तीनों को अगर हम जोड़ दें, और अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी यहां पर तीसरे पायदान पर खिसकती। वो आप जो कि 2015 में क्लीन स्वीप करती है, बीजेपी को महज 3 पर आकर समेट देती है, कांग्रेस को 0 पर ले आती है, वो आप अब यहां पर इस पूरी फाइट में तीसरे पायदान पर। अनिल जी क्या बोलेंगे, जो अब तीनों एमसीडी के रुझान सामने आ चुके इसके बाद अब आप? वही जो आंकलन है, जो परसेप्शन है वो ये कि कांग्रेस ने जो अपनी जमीन थी जो बिल्कुल ही खत्म हो गई थी, उसमें उन्नति की तरफ अग्रसर हैं और आगे हो सकता है कि इससे भी आगे उनका चांस बने। लेकिन ये उन्होंने इतना बुरा परफॉर्मेंस उनका नहीं रहा कि मतलब जितना उनका असेंबली इलेक्शन में था। हालांकि अगर पिछले नगर निगम चुनाव से देखा जाए तो उनका खराब हुआ है, लेकिन उस नगर निगम चुनाव और इस नगर निगम चुनाव के बीच में जो 2 इलेक्शन असेंबली के आ गए जिसमें उनका बहुत बुरा प्रदर्शन होता चला गया, उसमें कांग्रेस के आगे बढ़ने के चांस हैं। और जो बाहर आई हुई है इस टाइम बीजेपी की, उसका असर भी होता है। जो 4-5-10% साइलेंट वोटर होता है या वोटर जो किनारे पे बैठा होता है वो वोट डाल ही आता है। और नए नए रोज जो दिल्ली में ड्रामे होते रहते हैं उनका भी असर पड़ता है कि आज लाल बत्ती हट गई है, कल को वो हट गया है। तो उन सब चीज़ों से असर होता जा रहा है और अपोजिशन पे कोई मुद्दा नहीं है सिवाय ट्विटर और फेसबुक और अखबारों में आर्टिकल लिखने के कि ये बड़े बड़े नेता ये फलानी जगह हो गया, और छोटे छोटे इंसिडेंट को बड़ा हाईलाइट कर करके। अरे इस मुल्क में तो 600 साल से कॉमनल राइट्स होते हैं, अगर इक्का दुक्का कहीं हो गया तो उसको ख़त्म करो, या जो कहीं दूसरे लोगों के साथ भी जाती हुई है तो उसे भी हाईलाइट करो। तो उस वजह से जो अपोजिशन का रोल है, अब आप दिल्ली, इसमें एक बड़े अफसोस की बात ही देखिए कि अब से 40 साल पहले दिल्ली नगर निगम में अरुणा आसफ अली लेफ्ट की कैंडिडेट मेयर रही हैं। वो भले ही वो जनसंघ की सपोर्ट से जीती, उस टाइम यहाँ प्रेम सागर गुप्ता, बीडी जोशी, ऐसे ऐसे कम से कम 10-12 पार्षद हुआ करते थे जो सीपीआई के पार्षद थे। आज इतनी बड़ी लेबर फोर्स है, उनका एक कैंडिडेट नहीं। यही उत्तर प्रदेश में हुआ उनका कि जहां उनके 14 एमएलए आते थे, जहां से एक बार 5 एमपी भी आए, वो 2-3 एमपी आए हैं। जयशंकर जी जिस क्षेत्र के हैं वो स्टालिनग्राड लेनिनग्राड कहलाता था। ये किसी आदमी ने ये कभी नहीं किया कि सरजू पांडे भूमिहार है या वो जंग बहादुर सिंह और झारखंडे राय, हाँ है झारखंडे राय, ये भूमिहार हैं, और वो जय बहादुर सिंह ये ठाकुर हैं। ये बात कभी किसी ने नहीं कही। लेकिन आज वहाँ ये हालत है कि 1 लाख वोट पूरे उत्तर प्रदेश में सीपीआई के कैंडिडेट को मिले। और अनिल जी एक और बड़ी खास बात है कि अगर हम ईस्ट एमसीडी को छोड़ दें तो जो नॉर्थ एमसीडी का हमारा रुझान है और जो साउथ एमसीडी का रुझान है, अदर्स के खाते में 0। यानी कि ये बड़ा दिलचस्प है कि पिछली बार अदर्स के खाते में जो अच्छी खासी सीटें गई थी, इस बार जो मतदाता है, जो जहां पर जिनके बीच हम पहुंचे, उन्होंने अपना मत, जो 3 पार्टी उनके बीच में अपना दिखाया, जो 3 मेन जिनके बीच में मुकाबला है, और अदर्स को पूरी तरह से यहां से जो मतदाता वो समेटते हुए नजर आ रहे हैं। अनिल जी नहीं, आप ये देखिए इसके अंदर जो अदर्स के खाते में बीएसपी से मुझे उम्मीद ये थी आज का आपका ये आकलन देखने से पहले कि बीएसपी कुछ सीटों पे, कम से कम 10 सीटों पे हो जाएगी, क्योंकि जैसे उनके वर्कर्स में जोश है। मायावती तो बिल्कुल खत्म हो गई क्योंकि वो तो पावर का गेम ही खेलती थी। उन्होंने स्टार्टिंग में जरूर 40 साल पहले एक बड़ा वो साइकिल पे चली बिजनौर से और बड़ा अच्छा गेम था उनका, लेकिन उसके बाद तो उनका गेम पावर और पैसे का रह गया, वो दलितों का गेम नहीं रहा। लेकिन फिर भी दलितों में जो जानकारी बढ़ी उसमें उन्हें पिछली बार सीट 15 या 20 के करीब थी, तीनों कॉर्पोरेशन के अंदर। इस बार मुझे उम्मीद ये थी, जैसे वर्कर्स में जोश था कि शायद 10 सीट आ जाए, लेकिन आपका जो आंकलन है उसके मुताबिक तो उनको कुछ भी नहीं आ रहा है। अच्छा, ये स्वराज पार्टी ने भी बड़े अच्छे अच्छे कैंडिडेट खड़े करे। मेरा आंकलन ये था कि शायद कुछ सीटों पे आपके कैंडिडेट ना जीत पाए और वो स्वराज के कैंडिडेट जीत जाए, लेकिन इस आंकलन में तो उनका भी नाम नहीं आ रहा कहीं। आरएलडी वगैरह का ये था, कुछ हरियाणा के जाट क्रिमिनल बेस था यहाँ पे, वो लोग अपना वो पार्षद हो जाते थे।
ठीक है। अब पता नहीं उनमें से कोई इक्का दुक्का हो जाए, पर लेकिन उनका भी कोई बेस नहीं रहा आरएलडी का, जिसका वेस्टर्न यूपी से इतना बड़ा चांस आता। तो इसलिए ये बड़े अजीब सी बात है, ये इसमें ट्रेंड जो है वो ऐसे हैं कि जो आसानी से समझ में नहीं आ रहे हैं। जी जी। अच्छा शंभुनाथ जी, मैं एक बार फिर से कांग्रेस का जिक्र करना चाहूंगा। कांग्रेस का जिक्र इसलिए क्योंकि पिछली बार देखिए, अगर मैं सवाल करता हूं तो आप ये इसका जवाब होता है कांग्रेस को आप काउंट करिए 0 से 2015 के रिजल्ट से, लेकिन मैं यहां पर सवाल जो करूंगा वो 2012 के लिहाज से मैं आपके सामने रखता हूं। और जो दावे कांग्रेस की तरफ से, सवाल दरअसल मेरा यह है कि जो इससे पहले 13 सीटों पर एमसीडी का चाहे उपचुनाव हुआ था, वहां पर कांग्रेस 4 सीटों पर, यानी कि आप जो 5 पर थी और कांग्रेस दूसरे नंबर पर आई थी, और कांग्रेस ने अच्छा खासा गेन किया था वहां पर। और इसके बाद चाहे अगर हम बात करिए चिरचौरी गार्डन का उपचुनाव था, यहां पर आम आदमी पार्टी को काफी बुरी तरह से पटखनी दी थी, सेकंड नंबर पर काबिज हुई थी कांग्रेस। इसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी, जो दावा भी था कि शायद से और बेहतर परफॉर्म करे। तो ये जो हमारे रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं कांग्रेस के, तो आपको लग रहा है कि उम्मीद कहीं ना कहीं आपको भी इससे ज्यादा बेहतर की थी, लेकिन अभी फिलहाल तो घाटा ही होता नजर आ रहा है? देखिए, ये अभी एक तो रुझान है, इनको रिजल्ट तो मान नहीं सकते, इसलिए नतीजा क्या होगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ये जरूर है कि आपके सारे रुझान सही साबित हुए अब तक, लेकिन फिर भी अभी रुझान ही है। हो सकता है कि बीजेपी और आगे निकल जाए, या हो सकता है कांग्रेस आगे निकल जाए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन कांग्रेस का परफॉर्मेंस बेहतर हुआ है। आप लगातार देखते आइए तो कहीं ना कहीं बेटर कर रही है। बेटर इसलिए कि कांग्रेस शायद जनता की नब्ज को पहचानती है। अभी जैसे जयशंकर जी कह रहे थे, अनिल जी ने भी कहा कि जो दिल्ली का पूरा भूगोल और सामाजिक परिदृश्य बदला है, उसके कारण दिल्ली में अब वो जातियां डिसाइडिंग नहीं रही हैं जो हुआ करती थी। बीजेपी ने पहले, कांग्रेस ने ये किया कि कुछ कोशिश की किसी तरह से, जब उन्होंने देखा कि लाल बहादुर तिवारी ईस्ट दिल्ली से जीत रहे हैं, तो कांग्रेस ने उसको संदीप दीक्षित को उतारा। संदीप दीक्षित को उतारने का मतलब था कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लोगों में संदेश जाए कि देखो आपके आदमी को हम उतार रहे हैं, सरनेम के चलते, है ना। अब यही काम उन्होंने मनोज तिवारी को अध्यक्ष बनाया। मनोज तिवारी, देखिए कांग्रेस के जो लोग थे, या और आप पार्टी में भी ऐसा नहीं कि यूपी और बिहार के लोग ना हो, पूर्वांचल के लोग ना हो, है, लेकिन जो उनकी एक अदा है वो स्नॉब टाइप की है। लोगों से उतना मिक्सअप नहीं होता है जितना मिक्सअप शायद मनोज तिवारी हो जाता है। एक तो मनोज तिवारी भोजपुरी भाषी है, और चूंकि भोजपुरी गायक है, इसे खड़ी हिंदी में बोलने, खड़ी बोली बोलने के बजाय वो उनकी बोली में बोलने लगता है। अब कोई भी आदमी हो जो इतना एक कहना चाहिए सेलिब्रिटी बन गया हो और आपकी बोली में बोले, तो हर आदमी को अच्छा लगता है, तो कहीं ना कहीं उससे सफल रही है। अब जो है इस बार कम से कम कांग्रेस को भी समझ में आया है कि उसने लोकल छत्रप को उतारा है। अजय माकन में खूबी एक है, अजय माकन लोकल एक तरह से दिल्ली के अपने छत्रप है। शीला दीक्षित की अब वो उम्र नहीं रही कि अब वो दौड़ उस तरह से शायद गुणा भाग कर सके। वालिया किनारे इसलिए पड़ गए, ठीक है, वालिया इतने साल मंत्री भी रहे, सब कुछ किया, लेकिन वालिया की वो पैठ नहीं है ईस्ट दिल्ली के अलावा, बाकी दिल्ली में शायद उनकी पैठ भी नहीं है। अकेले अजय माकन ऐसे हैं कि जिनकी पैठ सभी जगह है। निश्चित तौर पर इनके पहले रामबाबू शर्मा भी बहुत पावरफुल आदमी थे, सब जगह दखल रखते थे, लेकिन जब से डीपीसीसी प्रेसिडेंट अजय माकन बने, तब से उसका एक फायदा हुआ है कांग्रेस को। तो कांग्रेस को हम ये मान सकते हैं कि पिछली एमसीडी में इतने थे, इस बार घट गए, घट नहीं गए। बीच के जो दो दौर आए हैं असेंबली चुनाव के, उसमें कांग्रेस कहां चली गई थी, तो उसने फिर गेन किया है, और हो सकता है आगे वो और गेन कर ले। चलिए, और अब इस चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे, लेकिन अब वो घड़ी आ गई, वो वक्त आ गया जिसका सभी दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था। हमारे फाइनल रुझान का 272 सीटों पर क्या तस्वीर उभर कर सामने आ रही है? टोटल न्यूज के एमसीडी चुनाव 2017 पर दिल्ली का सबसे बड़ा सर्वे। दिल्ली नगर निगम की कुल 272 सीटों का रुझान। बीजेपी को 173 सीटें मिलती दिख रही हैं। कांग्रेस को 59 सीटें मिलने का अनुमान, आम आदमी पार्टी को 37 सीटें मिलने का अनुमान, अन्य को 3 सीटें जाती दिख रही हैं। तो ये दिलचस्प तस्वीर आपके सामने, ये वो बड़ी तस्वीर है, ये वो बड़ा कैनवास है जो कि इस वक्त आपके सामने है।
और इसके अलावा जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। 272 सीटों पर जो तस्वीर उभर कर आ रही है, बीजेपी को काफी बड़ा मुनाफा, काफी बड़ा फायदा पिछली बार के मुकाबले। वो बीजेपी जो पिछली बार 138 सीटों पर थी, इस बार हमारे इस रुझान में बीजेपी 173 सीटों पर पहुंचती नजर आ रही है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को लेकर अगर हम जिक्र करें तो पिछली बार जहां कांग्रेस 78 सीटों पर थी, वहीं इस बार 59 सीट। हालांकि जैसा हमारे तमाम एक्सपर्ट्स का कहना है कि कांग्रेस को जीरो से ही काउंट करना चाहिए, उस लिहाज से कांग्रेस के लिए अच्छा है दूसरे पायदान पर। और तीसरे पायदान की बात करें तो वो आम आदमी पार्टी जिसने क्लीन स्वीप किया था और विधानसभा चुनाव में 67 सीटों को हासिल किया था, वो आम आदमी पार्टी चाहे वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से भी एक बड़ा जो झटका है वो आम आदमी पार्टी के लिए। महज 2 सालों के अंदर कुल वोटिंग परसेंटेज 22.18 का। और अदर्स की अगर हम बात करें तो अदर्स के खाते में 11.81% और 3 सीटें। और नोटा का जिक्र करना यहां पर जरूरी हो जाता है। 11.81 में से 7.21% नोटा पर अपना मत जाहिर करते हुए। और एक बार कुल मिलाकर परसेंटेज आप देख लीजिए, बीजेपी के खाते में 39.50% जो मतदाता है वो अपना रुझान जाहिर करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के खाते में 25.88% और आपके खाते में 22.81%। अदर्स के तरफ 11.81%। और जैसा हमने आपको बताया कि जो नोटा है वो 7.21%। एक बार फिर से आप देखिए वो दिलचस्प तस्वीर सीट को लेकर 272 वोट पर। और सीटों की अगर हम बात करें तो बीजेपी के खाते में इस बार काफी बड़ा उछाल, तमाम एंटी इनकमेंसी फैक्टर्स, तमाम आरोप, तमाम चीजें, पूरी सियासत सभी के सामने पिछले 2 साल में क्या कुछ हुआ है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी को एक बड़ा गेन और बीजेपी 173 सीटों पर। कांग्रेस की बात करें, ये देखिए ये वो तस्वीर है जिसका सभी को इंतजार था, हमारे इस रुझान का, हमारे सर्वे की वो तस्वीरें। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 59 सीट, आपकी बात करें तो आप महज 37 सीट पर और अदर्स 3 सीट पर। और जाहिर सी बात है कि आपके लिए ये किसी बड़े झटके से कम बिल्कुल भी नहीं होगा। वो आप जिसने काफी बड़ी बढ़त को हासिल किया था। शंभुनाथ जी, इस बड़ी तस्वीर को देखकर क्या बोलेंगे आप? देखिए, कांग्रेस का जो बीजेपी तो जो उम्मीद दिखाई पड़ रही थी लगभग वैसे ही जा रही है। अब नतीजे क्या होंगे पता नहीं, लेकिन रुझान से मालूम पड़ रहा है कि बीजेपी ने जो रणनीति अपनाई थी कि सब चेहरे बदल देना और एंटी इनकम्बेंसी का आरोप सत्तारूढ़ पार्टी यानी जो आप है उस पर मर देना, उसमें उसको फायदा मिला है। ऐसी स्थिति में उसकी ये सीटें यहाँ तक तो पहुंच ही सकती है। कांग्रेस की जहाँ तक बात है, सभी लोग कह रहे हो, मैं भी कह रहा हूँ कि कांग्रेस को हमें जीरो से ही काउंट करना चाहिए कि पिछले 2 चुनाव में, विधानसभा के 2 चुनाव में जो स्थिति उसकी हो गई थी उसमें उसने बहुत सीटें लाई, 59 सीटें लेके आई, यानी उसने आपको तीसरे नंबर पे भेज दिया। आखिर आपने उसके ही वोट काटे थे, उसने आपसे कम से कम वो अपने वोट छीन तो लिए, वापस तो ले लिए जी। इसलिए मानना चाहिए कांग्रेस को तो लाभ ही हुआ है। रह गई आप पार्टी तो 37 पे आई है। अगर हम यहाँ विधानसभा को हटा लें तो लगता है कि आप पार्टी को फिर भी कुछ सीटें मिली हैं, जबकि दुश्मन आपके ज्यादा हैं। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी जो सत्तारूढ़ है नगर निगम में भी और केंद्र में भी, उसने बड़ी सफाई से जो उस पर आरोप लगे थे वो आप पर मढ़ दिए, तो एक तरह से आपको खलनायक बना दिया। और इसके अलावा जो स्वराज पार्टी थी वो भी आपके वोट काट रही थी, अदर्स भी आपके वोट काट रहे थे, तो और कांग्रेस को अपने वोट लेने ही थे, तो आप चारों तरफ से घिरी हुई थी। इसके बावजूद 37 सीटें पाना आपके लिए बुरी बात नहीं, उसकी एक बड़ी सफलता है, मेरा मानना है। तो जो तस्वीर आपके रुझान से उभर रही है मुझे लगता है हो सकता है हकीकत में यही। लेकिन जयशंकर जी, आप बताइए कि ठीक है, शंभुनाथ जी इसको एक बड़ी सफलता सीटों के लिहाज से बता रहे हैं, लेकिन 2 साल के अंदर आपका जो वोटिंग परसेंटेज है वो लुढ़क कर, खिसक कर नीचे आकर 22.81% पर आ जाना, क्या वाकई में एक सफलता है? जयशंकर? नहीं, सफलता तो नहीं है, कतई नहीं है। देखिए, अगर 3 शब्दों में कहा जाए तो भाजपा के लिए अब कुछ करने का वक्त है, कांग्रेस के लिए संभलने का, यानी जिस बदलाव की और जो कुछ कहा जा रहा है वो करना होगा अगर ये रिजल्ट आते हैं, हालांकि अभी रुझान नहीं है। वही मैं कर रहा हूं, एक बार सुन लीजिए। भाजपा को अब कुछ करने का वक्त है, कांग्रेस को संभलने और आक्रामक विपक्ष की भूमिका निभाने का वक्त है, और आम आदमी पार्टी के लिए सोचने का वक्त है। अगर इन तीनों पर अगर आप
काम करेंगे तो शायद आपके भविष्य की राजनीति कहीं टिक पाएगी, कहीं चल पाएगी। दूसरा क्या है, देखिए जैसे अभी शंभू जी कह रहे थे ना कि आम आदमी पार्टी सबके निशाने पर थी। जी। आम आदमी पार्टी खड़ी हुई थी मीडिया के भरोसे, मीडिया का हीरो बने थे, मीडिया का हनीमून जो पीरियड था उनके साथ लगभग खत्म हो चुका है। अब मीडिया का हनीमून पीरियड बीजेपी के साथ चल रहा है। जी। तो वो भी एक बड़ा कारण है कि जो एक बना आम आदमी पार्टी के लोग जिस तरह से तंग किए गए, प्रताड़ित किए गए केंद्र सरकार के इशारे पर, उपराज्यपाल के जरिए, चाहे दिल्ली पुलिस के जरिए। दिल्ली पुलिस जितना आम आदमी पार्टी के विधायकों और मंत्रियों के पीछे पड़ी रही, उतना अगर अपराधियों और बलात्कारियों के पीछे पड़ती तो शायद दिल्ली का कुछ और ही नक्शा होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अच्छा। अरविंद केजरीवाल बार बार कहते रहे कि हमको काम नहीं करने दे रही है, हम काम करते रहे, वो परेशान करते रहे। लेकिन इस बात को दिल्ली के लोगों ने नहीं सुना। मीडिया के जरिए या चाहे जैसे भी हो, भारतीय जनता पार्टी ये बात पहुंचाने में कारगर रही कि अरविंद केजरीवाल नगर निगमों को पैसा नहीं दे रहे हैं, तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, उनके काम में अड़चने पैदा कर रहे हैं। ये बात जनता में पहुंच सकी। अब चाहे इसके लिए जो भी जिम्मेदार हो, मीडिया हो चाहे ये हो। कांग्रेस के सामने दिक्कत क्या है कि एक तो उसको केंद्र की सरकार का विरोध करना है, मोदी सरकार का विरोध करना है, दूसरी तरफ राज्य सरकार का भी विरोध करना है। आप एक चीज ये भी देखिए। अच्छा, थोड़ा सा रोकूंगा, आप जवाब को आगे बढ़ा रहे हैं, क्या ये चीज भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर बनी है? जो आपने जो सैलरी की बात कही है, कर्मचारियों की तनख्वाह की बात कही कि एक 15 दिन 20 दिन तक पूरा आंदोलन चलता है, हर तरफ गंदगी होती है, साफ सफाई का बुरा हाल हो जाता है, इसके बाद दिल्ली सरकार की तरफ से फंड रिलीज किया जाता है। सवाल ये भी उठता है कि अगर ये सब कुछ होना तो पहले क्यों नहीं कर दिया गया? नहीं, बिल्कुल। देखिए उसके साथ दूसरी बात जो मैंने जोड़ी थी उस पे हम तो चाहेंगे कि अब आगे भविष्य में भी हड़तालें होगी, क्योंकि अगर नगर निगम में जीत गए भाजपा के लोग, उनके वर्चस्व कायम हो गया और दिल्ली में सरकार अरविंद केजरीवाल की ही रही, तो ये तो मुठभेड़ चलती रहेगी, ये तो हड़तालें भी होती रहेंगी। लेकिन हम ये चाहेंगे कि मीडिया से मेरा ये है कि जब हड़तालें नहीं होती हैं तब एमसीडी के कर्मचारी क्या क्या काम करते हैं उसको भी दिखाएं। जी। जब हड़ताल नहीं होती है तब कितनी गंदगी रहती है, और हड़ताल रहती है तब तो खैर है ही है। हम 1000 बार दिखा सकते हैं आपको कि जिन जिन इलाकों की बात की हमने, गाजीपुर सब्जी मंडी, गाजीपुर के अगल बगल के इलाके, विनोद नगर का इलाका, विनोद नगर जो वेस्ट विनोद नगर है, वहाँ पे कूड़ा मंडी है, उसी में सब्जी बिकती है, वहीं पे कूड़े का ढेर लगा रहता है, वहाँ मछली भी बिकती है, वही मछली काट करके बेचते हैं लोग। और मुर्गा मंडी तो खैर इधर हो गया, विनोद नगर की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये जो इलाके हैं, ये हर समय आप जब भी देखिएगा तो गंदगी का ढेर बनेगा। गंदगी का पर्याय पूर्वी दिल्ली, ये आप मान के चलिए। तो हम ये चाहेंगे कि मीडिया के लोग, ये तो ठीक है कि हड़ताल हो गई, तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, अरे भाई जब तनख्वाह मिले तब आप क्या कर रहे हैं? ये तो देखिए, आप अगर अपना काम कर दें, जो आपका हाउस टैक्स है, जितने आपके बाकी टैक्सेज आपको मिलते हैं, वो अगर ढंग से वसूल हो जाए तो बात बन जाए। लेकिन आप तो करेंगे नहीं वो। हम बार बार बोलते हैं कि हमारे घर के बगल में रिहायशी इलाके में बिना लाइसेंस बाबी टिक्की वाले की फूड फैक्ट्री चल रही है, और लगातार पिछले कई वर्षों से चल रही है। नगर निगम पार्षद हमारे घर के बगल की रहती हैं, विधायक हमारे बगल में ही हैं, ओपी शर्मा जी हैं, भाजपा के विधायक हैं। आज तक उस पर कभी भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, कोई लाइसेंस नहीं है, किसी तरह का नहीं है। और पूरी दिल्ली के इलाकों में फूड फैक्ट्री, इसी फूड फैक्ट्री की फूड सप्लाई होती है। अब तो बल्कि पड़ोस के इलाकों में भी जाता है। दुर्गंध से हम लोगों का जीना मुहाल है। हमारी सारी जो नालियां हैं वो पूरे उसके कचरे से भरी पड़ी हैं। पूरा दिल्ली भर का जो फूड जो बचा हुआ होता है सारा हमारी नालियों में बह जाता है। लेकिन इसकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। हड़ताल एक दिन होगी है ना, 10 दिन होगी ना, लेकिन उसके बाद तो साफ करना चाहिए, सफाई तो होना चाहिए। या पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, एनजीटी जैसी संस्था जो हर बात में, स्वतंत्र कुमार जैसे जस्टिस है वहाँ पे, और हर जगह पोल्यूशन का हवा मच जाता है। हमारे इलाके में आज तक तो देखने नहीं आया कोई भी। मीडिया से लोगों से सभ्य का, किसी भी पार्टी का हो, मेरा यही कहना है कि आज भाजपा के लिए करने का वक्त है, कांग्रेस के लिए संभलने का है, और आम आदमी पार्टी के लिए सोचने का वक्त है। क्यों आप खत्म होते जा रहे हैं भाई? राजौरी गार्डन का उपचुनाव आप हारे, उसके पहले भी तो बाई इलेक्शंस हुए थे ना नगर निगम के, उसमें भी आप बहुत अच्छा नहीं कर पाए थे। बिल्कुल। तो उस समय से आपको सोचना चाहिए था कि नहीं, कहीं ना कहीं हम जो कन्वे करना चाहते हैं वो कन्वे नहीं कर पा रहे अपने लोगों के बीच में। तो आपने तो उस पर सोचा नहीं। आप तो एक तरह के अलग ढंग के अहंकार में डूबे हुए हैं। तो वो अहंकार तो किसी का भी बर्दाश्त नहीं हुआ इस देश में। तो हो सकता है जो भी अहंकारी लोग हैं, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, तो आज नहीं तो कल उसका उनको फलाफल देखना पड़ेगा।
अनिल जी ये बताइए कि आपकी तरफ से जो चाहे बिजली पानी, एक बार फिर से उस बात पर आता हूं, बिजली पानी को लेकर लगातार अभी भी इसको प्रचारित किया जा रहा है कि कैसे आपने काम किया और इसी लीक में जोड़ दिया गया और यहां तक कि ये तक भी आरोप लगा दिया गया जिसको लेकर बीजेपी ने कहा कि धमकाया जा रहा सीधे वोटरों को कि अगर बीजेपी एक बार फिर से आ जाती है तो जो बिजली पानी है उसके रेट बढ़ा दिए जाएंगे और जो हाउस टैक्स का मसला है उसको माफ करने का जो वादा है वो भी किया गया। इसके बावजूद आपकी यह हालत होना, अनिल जी। देखिए, आपका जो प्रश्न है बहुत वो वाजिब है, मैं उस पर आऊँगा। मैं 2 मिनट आपसे सिर्फ इस बात के लिए लूँगा कि दिल्ली की राजनीति के इतिहास के ऊपर, दिल्ली की राजनीति में आज़ादी के बाद जो सबसे बड़े थे नेता वो थे देशबंधु गुप्ता। उनके एक्सीडेंट में एयर कैश में डेथ हो गई। उसके बाद में यहाँ आए नेता चौधरी ब्रह्म प्रकाश, वो यादव थे। उसके बाद में वो दिल्ली के ऐसे बड़े नेता थे कि जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से भी लड़ जाते थे। उसके बाद दिल्ली में बीजेपी की तरफ से भी जो नेता एमर्ज करे, बहुत सारे करे, लेकिन जो मुकाम मदन लाल खुराना ने पाया वो बीजेपी में किसी नेता ने नहीं पाया। अब इधर वहाँ कांग्रेस में एच के एल भगत ने जो मुकाम पाया वो किसी ने नहीं। रही शीला दीक्षित जी की बात, शीला दीक्षित जी फर्रुखाबाद से जब चुनाव लड़ने गई तो वहाँ पे ये नारा था कि ये दीक्षित नहीं कौर है, ये ब्राह्मण नहीं कुछ और है। वो तो यहाँ आई, उनका राजनीतिक कौशल अच्छा था कि जिसकी वजह से उन्होंने सबको जोड़ लिया। लेकिन दिल्ली में ऐसा कोई नेता नहीं उभरा कि जिसकी एक इमेज उन नेताओं के जिनके मैंने नाम लिए। अब मुझे इस चुनाव से ये नज़र आता है कि अजय माकन की इमेज उस तरह की होती जा रही है कि पूरी एक पार्टी के ऊपर एक नेता ऐसा उभरा। क्योंकि मनोज तिवारी में भी मुझे वो हैसियत, वो शख्सियत नहीं लगती। वो पार्टी की तरफ से एक मोहरे बना दिए गए हैं, यहाँ बैठा दिया गया उन्हें। लेकिन कहा ये जा कि मनोज तिवारी इलेक्शन जिता कर लाए तो नहीं। दिल्ली में कांग्रेस का जो भी इलेक्शन जीत के आई है, जो भी आई है, उसका सारा क्रेडिट अजय माकन को ही जाएगा मेरे विचार से। अब आपने वाली बात, जो क्या बात पूछी थी आपने, पानी बिजली और जो धमकाने का जो आरोप लग रहा है, तमाम चीजें जो है बढ़ाने की जो बातें कही जा रही वो हैं। जयशंकर जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि सबसे बढ़िया तो ये पता होना चाहिए कि जब तक आप इसको वामपंथी साथी चाहे माने न माने, आप इस सफाई के काम को जब नेशनलाइज करने की जगह आप इसे प्राइवेट सेक्टर में नहीं देंगे, ये काम नहीं होगा। सबसे मतलब ये सबसे बड़ा चोर बाजारी का काम तो नहीं है, और भी नगर निगम में अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन सबसे बड़ा चोर बाजारी का काम है। लेकिन ये भी इतना बड़ा काम है कि मस्ट रोल में जितनी फर्जी भर्ती करी जाती हैं, जब हड़ताल नहीं थी, जब क्या हालत थी, वो भी हड़ताल की तरह थी। तो इसलिए इसके अंदर ये मानना कि बिजली पानी के वो जो बिल माफ करने की बात होती है, वो इतने टेक्निकल इश्यू हो जाते हैं। मुझे तो बड़ा ताज्जुब है कि हमारे दोस्त के यहाँ 500 रुपये का बिल आने लगा। 1 या 2 एसी तो घर में होंगे, अगर 1 या 2 एसी घर में होते हैं तो 500 रुपये का बिल तो नहीं आ सकता फिर। नहीं एसी तब इस महीने चालू हुआ ना। तो अच्छा, पिछले साल भी नहीं थे एसी? पिछले साल का जब एसी के महीने में तो अलग बिल आएगा, एसी के महीने में बिल अलग आएगा। क्योंकि मुझे यही ताज्जुब हुआ। मैंने कहा एसी होते हुए अगर 500 रुपये का बिल है तो हम भी गाजीपुर, कभी 1000-1200 का बिल आता था, वो अभी 500 का आ रहा है। और बिजली की सरप्लस है पूरे कंट्री में, और बिजली के रेट बहुत कम होने जा रहे हैं। इसलिए कि जब सरकारों पे पैसे ही नहीं है इनको मतलब देने के लिए, और जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन में नुकसान भी होते हैं। ठीक है, वक्त बहुत कम है। एक फाइनल कमेंट और एक फाइनल आकलन, हर एक हमारे जो आप पैनलिस्ट मौजूद है यहाँ पर। शमुनाथ जी, आपसे मैं शुरुआत करता हूँ। फाइनल कमेंट और एक आपका आकलन। देखिए, हम अगर बीजेपी को देखते हैं तो ये मानना चाहिए कि जो बीजेपी करिश्मा अभी पिछले दिनों से दिखा रही है, 2014 से मान सकते हैं, ठीक, तो मोदी जी का करिश्मा अभी बना हुआ है। नोटबंदी और तमाम सारे दूसरे इश्यूज के बाद भी उनका करिश्मा बना हुआ, और वो हमें दिल्ली में भी दिखाया, सॉरी उत्तर प्रदेश में भी दिखाई पड़ा, दिल्ली के उपचुनाव में दिखाई पड़ा, और दिल्ली के मौजूदा शायद ये एमसीडी चुनाव जो होने जा रहे हैं उनमें भी दिखेगा। तो और रह गई कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस ने एक लड़ाई को नए ढंग से लड़ना शुरू किया है, क्योंकि वो एकदम 2014 में और उसके बाद आप पार्टी दिल्ली विधानसभा में भी 0 पे आ गई थी। ठीक है। 2014 के चुनाव में लोकसभा में भी वो 0 पे आ गई थी, और विधानसभा में भी आई, और यूपी विधानसभा में भी परास्त हुई। इसके बावजूद कांग्रेस को मानना चाहिए कि एक बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है, और आपको उसका बड़बोलापन खा गया और कुछ नहीं।
जी जयशंकर जी। अपना आकलन भी बताइए ना। हाँ आकलन आप अभी छूट गए, आकलन आपने नहीं मेरा बताया। आकलन ये है कि जो नतीजे आएंगे वो अब ये अभी आपका अपना सर्वे है, हाँ। लेकिन जो नतीजे आएंगे वो मुझे लगता है स्थिति लगभग यही रहेगी। नंबर 1 पे बीजेपी, नंबर 2 पे कांग्रेस, नंबर 3 पे आप। चलिए, लेकिन अभी आंकड़े आप नहीं बताएंगे। नहीं, आंकड़े नहीं बताए जा सकते भैया। चलिए ठीक है, जयशंकर जी। नहीं, आंकड़े तो हम भी नहीं बता पाएंगे। ठीक है। लेकिन यह है कि हमको लगता है कि नतीजे से थोड़ा से जरूर फर्क होंगे, नतीजों में इस रुझान से कुछ फर्क जरूर होगा। नहीं, फर्क आपका क्या पोजीशन के हिसाब से है, क्या फर्क थोड़ा बता दीजिए। नहीं, जितनी सीटें, जैसे मान लीजिए पूर्वी दिल्ली में हम अभी भी नहीं मान पा रहे हैं कि 2 सीटें मिलेंगी आम आदमी पार्टी, लेकिन कमोबेश आपको लग रहा है कि नतीजों में पहला, दूसरा, तीसरा पायदान लगभग यही रहेगा। जो रुझान है वो लगभग वही रहेगा, वही रहेगा, आपका ये मानना नहीं पड़ेगा। ठीक है, हाँ, उसमें रैंकिंग का भी थोड़ा बहुत हो सकता है, कहीं कांग्रेस हो जाएगी, कहीं आम आदमी पार्टी सेकंड हो जाएगी, ये हो सकता है। लेकिन दूसरा जो है वही मैं कहूँगा, जो लास्ट कमेंट है, पहली बार जो कहा ना पिछले बार कि भाजपा के लिए अब करने का वक्त है, कांग्रेस के लिए संभलने और आक्रामक विपक्ष की भूमिका निभाने का वक्त है, और आम आदमी पार्टी के लिए सोचने का वक्त है। चलिए अनिल जी आप। मैं अपने दोनों साथियों के साथ ही एग्री कर रहा हूं कि आकलन तो जो कुछ है मोर और लेस, और फिर आपका जो टोटल टीवी की शोहरत और इसकी जो एक यकीन करते हैं लोग, वो इसी बात पर करते हैं कि पंजाब के इलेक्शन में जब सब लोग आप कर रहे थे, आपने कहा नहीं कांग्रेस। तो इसलिए जहाँ तक इस सर्वे की बात है, मैं इससे सहमत हूँ। लेकिन जो अभी गुप्ता जी ने बात बहुत अच्छी कही कि आपको 2 सीट ईस्ट दिल्ली में आना, और जिसमें इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी जाफराबाद और ये सब हैं, ये बात ये गले से नीचे उतरती नहीं है। तो हो सकता है कि 2, 4, 5 सीट का फर्क हो जाए, लेकिन मोर और लेस स्थिति यही रहेगी। जी, तो वाकई बेहद दिलचस्प तस्वीर निकलती सामने आ रही है हमारे इस रुझान में, जहां पर बीजेपी को काफी बड़ी बढ़त 173 सीटों के साथ। अच्छा ठीक है, एक लाइन आप जोड़ना चाहेंगे? ठीक है, यही ठीक। रुझान नतीजों में बदल गए तो अरविंद केजरीवाल के पास ये कहने का मौका जरूर रहेगा कि ईवीएम मशीनों में धांधली हुई, ईवीपीटी जो लगाना था वो लगाया नहीं लगाया गया, इसलिए नतीजे इस तरह से हुए। चलिए देखते हैं क्या कुछ उसके बाद कमेंट सामने आते हैं, नतीजे होते हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो हमारे रुझान है, इसमें बीजेपी को पिछली बार के मुकाबले जो 138 थी, वहां पर हमारा ये जो रुझान है वो 173 पर पहुंचा रहा है। हालांकि पिछली बार के मुकाबले कांग्रेस को नुकसान, लेकिन जीरो से अगर हम बात काउंटिंग करें तो कांग्रेस को दूसरे पायदान पर आते हुए मुनाफा, और 59 सीटों के साथ, और आप तीसरे पर, जो कि आप काफी बड़े दावे कर रही है इस एमसीडी चुनाव को लेकर। आप सभी का, शंभुनाथ जी, अनिल महेश्वरी जी और जयशंकर जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त हो गया एक बहुत छोटे से ब्रेक का। धन्यवाद।